आइए आज देखते हैं जिसमें इतिहास का अध्याय 10 उपनिवेशवाद आगे दिया हुआ है, जिसमें एशिया में उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। जब एशियाई सूती और रेशमी जब कपड़े, मसाले आदि जब खरीदने के लिए यूरोप से व्यापारी एशिया आते तो वो क्या करते थे, जैसे पश्चिमी के यूरोप में व्यापारी भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। अंततः पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने जहाज से अफ्रीका का चक्कर लगाकर जब 1498 में भारत पहुंचा, तब इससे पहली बार यूरोप से भारत और चीन के लिए समुद्री मार्ग से आना जाना संभव हो गया। लेकिन यूरोपीय नाविक जब अमेरिका गए थे तो उन्हें सैन्य दृष्टि से किसी शक्तिशाली राज्य का सामना करना नहीं पड़ा था। लेकिन तब एशियाई जैसे कई ऐसे राज्य भी थे जो उस समय किसी भी यूरोपीय साम्राज्य से बड़े और सैन्य दृष्टि से ज़्यादा मजबूत थे। इसमें यह है कि जैसे यूरोपीय शक्तिशाली एशिया के साथ जब इन शक्तिशाली राजाओं से क्या करते थे, सीधे युद्ध में हराने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार हिंद महासागर के जो तटीय प्रदेश में पुर्तगालियों ने कई बंदरगाहों पर, जैसे भारत में गोवा, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों में अपने सैन्य व्यापारी अड्डे स्थापित किए। फिर उन्होंने क्या किया, हिंद महासागर पर चलने वाले जो व्यापारी जहाज़ों पर लगातार हमला किया और उन्हें कर चुकाने पर विवश भी किया। तो उन्होंने इस तरीके से एक समुद्री साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास भी किया और यह व्यवस्था तब जाकर टूटी जब ब्रिटेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और व्यापारी ने हिंद महासागर में अपने व्यापारी अड्डे बना लिए और पुर्तगाल ने आधिपत्य चुनौती हासिल की। इस तरीके से यह विकसित हुआ। अगला आता है जिसमें इंडोनेशिया का हॉलैंड द्वारा उपनिवेशीकरण। जब पूरे देशों में व्यापार के मुनाफे के लिए जब पुर्तगाल के साथ साथ अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड की व्यापारिक कंपनी भी क्या हो गई, आगे आने लगी, तो इससे हिंद महासागर की पुर्तगाली वर्चस्व को तोड़ने में हॉलैंड के डच लोगों ने सफलता मिली। लेकिन वे दक्षिण पूर्व एशिया में अपना उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए वे सफल रहे, जिसमें हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं क्योंकि वे डच भाषा बोलते थे। जब सन 1602 में डच लोगों की एशिया में व्यापार करने के लिए जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, तब हिंद महासागर के व्यापार और पुर्तगालियों के नियंत्रण को तोड़ने के लिए इनसे कंपनी को कई युद्ध लड़ने पड़े थे, जिससे उन्होंने इंडोनेशिया के जावा द्वीप के हिस्सों पर अपना आधिपत्य भी स्थापित किया। लेकिन मलक्का के पुर्तगालियों का ठिकाना नहीं था। इससे डच कंपनी ने यह प्रयास भी किया कि इंडोनेशिया में उगने वाले जो सारे मसाले उसका व्यापार वे एकाधिकार करना चाहते थे, जिससे यूरोप में मनमानी या अपने हिसाब से क्या कर सकें, कीमत पर बेच सकें और मुनाफा अधिक कमा सकें। उसका सभी अभी भी क्या है, उन द्वीपों पर अपना राज्य स्थापित करने का उद्देश्य तो नहीं था। लेकिन 17वीं सदी में देखा जाए तो उसमें जावा द्वीप जो है वह भारत वंश का शासन था और यह हालांकि इस राज्य में लगातार प्रयास भी किया कि डच कंपनी के ठिकाने को हटाएं, लेकिन यह असफल रहा और वह एक तरीके से दोहरा नियंत्रण बना लिया, जिससे जावा द्वीप के कुछ भागों में डच कंपनी का नियंत्रण तो था, लेकिन बाकी पर क्या था, मातरम सुल्तानों का था, जिससे मसालों में व्यापार पर डच कंपनी को कई एकाधिकार की रियासतें भी मिली हुई थी। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं इसमें बगान अर्थव्यवस्था, जिसमें सन 1570 के बाद जब इंडोनेशिया में व्यापक पैमाने पर डच पूंजी का निवेश बगान में हुआ, तब वह हजारों एकड़ में जंगलों को काटकर उस जमीन पर कोई एक व्यापारिक फसल जैसे रबड़, कॉफ़ी, चाय, काली मिर्च
या गन्ने से को ज़्यादा मात्रा में क्या कर सके, उगाए जाने का बगान कहते थे। लेकिन उत्पादन को बेचने के लिए जब तैयार करना तो बगान ही कारखाने में होता था। तो इससे सैकड़े मजदूर सपरिवार रहते थे और दिन रात काम करते थे और इन्हें मजदूरी भी दी जाती थी। कई इंडोनेशिया में द्वीप में इस तरह का बगान स्थापित हो गए जिससे इंडोनेशिया में जल्दी ही कोको, चाय, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि वस्तुओं का प्रमुख निर्यात बन गया। इससे बगानों के मालिक ज़्यादातर यूरोपीय होते हैं थे, लेकिन मजदूर स्थानीय लोग और चीन तथा भारत में आए गए लोग ही मिलते। इस तरीके से इंडोनेशिया में एक मिश्रित समाज का विकास भी हुआ था। अगला आता है जिसमें चीन में उपनिवेशवाद। जब 19वीं सदी में चीन जनसंख्या जो क्षेत्रफल दोनों से अगर हिसाबा जाए तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता था। वह 17वीं सदी में चीन में मांचू वंश का क्या था, शासन था। तो मांचू शासनकाल में चीन साम्राज्य की सीमाएं लगातार विस्तार या विकसित होता रहा और वर्तमान चीन के अलावा मंगोलिया, तिब्बत इत्यादि इन राज्यों के हिस्से क्या हो गए, बन गए थे। इसके अलावा चीन के शासकों का भी प्रभाव क्या हो गया था, कोरिया, वियतनाम आदि देशों में फैला, जिससे ये सभी राज्य चीन के सम्राट को नज़ारा भेंट करते थे। तो यह देखा जा सकता है कि मांचू साम्राज्य मुख्यतः एक व्यवस्थित नौकरशाही द्वारा संचालित था। इससे और इसकी नियुक्ति जो परीक्षा के माध्यम से होती थी, कोई भी परीक्षा में शामिल होकर अगर कामयाब हो सकता था, क्योंकि इसकी यह तैयारी काफ़ी कठिन थी। इसके अलावा वह संपन्न कुल के लोग भी शामिल ले पाते थे। चीन का समाज मुख्यतः एक खेतीहर समाज था, जो ज़्यादातर आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थे और राज्य की जो आय है मुख्यतः साधन जो है खेतों या खेती पर लगाया गया लगान था, जो लगान को वसूलने के लिए अधिकारियों का एक विशाल समूह तैनात किए। क्या था कि कृषि के अतिरिक्त अगर चीन में खनन या विनिर्माण उद्योग विकसित था तो इसमें चीन में नमक, चांदी, टीन और लोहे विस्तृत खानें थी। लेकिन जहाँ पर चीन खुद के उपयोग लायक खनिज अयस्क प्राप्त हो जाता था तो चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम के कपड़ों के लिए चीन हमेशा प्रसिद्ध रहा। जैसे पूरी दुनिया में अगर व्यापारी चीन की वस्तुओं को खरीदने के लिए देखा जाए तो इसमें क्या थे, चीन की औषधि के रूप में भी जैसे पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय, जो 18वीं सदी में यूरोप में बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसके बाद चाय के व्यापार के लिए भी चीन यूरोपीय व्यापारी आने लगे। और संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि चीन अपनी ज़रूरत की सारी वस्तुओं की पूर्ति खुद से ही कर लेता था और यह एक तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था माना गया। अंग्रेजी व्यापार और अफीम युद्ध। जब यूरोपीय व्यापारी लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि उन्हें चीन से व्यापार करने का मौका मिले, तब उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के से भी सबसे पहले डच कंपनी की सफलता मिली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब चीन से व्यापार करना शुरू किया तो वे चाहते थे कि उन्हें कुछ रियायतें मिलें, लेकिन उन्होंने सन 1830 तक यह संभव नहीं हो सका। तो इसमें क्या हुआ, चीन के साथ यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास चीन में बेचने के लिए कुछ नहीं था और वे यूरोपीय व्यापारियों को अपने देश से सोना चांदी चीन में लाना पड़ता था। इस तरीके से व्यापार संतुलन नहीं था, तो इसमें हमेशा चीन के पक्ष में बना रहता था। इस बीच जब अंग्रेजों का शासन भारत पर बना तो अंग्रेज भारत की अफीम खरीदकर चीन में बेचने लगे और इससे मिलने वाले धन चीन से चाय, रेशम आदि खरीदने लगे। इस प्रकार यह भुगतान के लिए इंग्लैंड में सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं रही और उन्होंने कोशिश भी की कि चीन से ज़्यादा अफीम बिके ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके। इस तरीके से चीन में अफीम का व्यापार अवैध था, जो मूलतः तस्करी के द्वारा होता था और यह कैंटन बंदरगाह से अफीम भ्रष्ट चीनी अफसरों
के व्यापारियों के द्वारा चीन के अन्य हिस्सों पर पहुंचाया जाता था। और अफीम इस प्रकार का व्यापार जो अंदरूनी इलाकों और इसकी सप्लाई का कुछ सालों बाद इसका असर भी हुआ, जिससे बहुत बड़ी संख्या में चीन के लोग अफीम की लत लग गई और वे इसके शिकार भी होते गए। जब चीनी शासन ने इसके बाद या इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और वे कैंटन के उन्हें निष्कासित कर दिया। आदेश भी दिया था कि वह इसे निष्कासित किया जाए। इस कारण उन्होंने 1839 और 42 में अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ तो जिसे प्रथम अफीम युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध की चीन की पराजय हुई और वह 1842 में उन्हें अपमानजनक संधि समझौता करने का विवश होना पड़ा था। और इस संधि को नानकिंग की संधि कहते हैं। और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पूरे चीन में बिना किसी रुकावट के व्यापार अधिकार मिला। और दूसरा, जो अंग्रेजों की चीनी भूमि जो अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाने की अनुमति भी मिली, जिससे अंग्रेजों का अपना कानून चला सकता था। अर्थात वहाँ चीन की कानून व्यवस्था न चलकर अंग्रेजों का कानून चला था। और इसके अलावा साथ ही साथ चीन ने ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी राशि भी हर्जाने के रूप में दी। इस संधि में एक शर्त यह जुड़ी थी कि अगर चीन किसी दूसरी यूरोपीय कंपनी को किसी भी तरह व्यापारिक छूट देता है तो वह स्वतः ही अंग्रेजों को भी मिल जाएगी। चीन पर बढ़ता हुआ विदेशी प्रभाव। जैसा कि जब अफीम युद्ध की हार से चीनी सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई तो इसके बारे में दुनिया को यह पता चला कि अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं चीन में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगी। और वह उन्होंने 1844 में चीन से फ्रांस अमेरिका के साथ नानकिंग की संधि इस तरह ही संधियाँ की कि इस संधियों में फ्रांस और अमेरिका को भी चीन के शासकों से बहुत सी व्यापारिक रियासतें मिली। और कुछ इसी तरह संधि दूसरे यूरोपीय देशों जैसे रूस, जर्मनी इत्यादि ने भी चीन के साथ की। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि चीन के जो तटीय इलाकों में अलग अलग देशों के प्रभावी क्षेत्र बन गए थे। अगला आता है जिसमें खुले द्वार की नीति। चीन के पूर्व जब एक छोटा देश था, वह नाम जापान, जो 1895 में जापान में चीन पर आक्रमण किया, जिससे उसकी विजय हुई। जब जापान ने भी चीन को उसी तरह की संधि करने का विवश किया जैसे बाकी यूरोपीय देशों के साथ हुई थी, तो इस तरह चीन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग यूरोपीय एवं एशियाई साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव में आ गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से चीन से व्यापार कर रहा था। उसे चिंता हुई कि अगर सभी यूरोपीय देशों ने चीन को अपने उपनिवेशों में बांट लिया तो अमेरिका का व्यापार बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के इस तरह के जो चीन के विभिन्न प्रभाव जो हैं क्षेत्र में बांटने का विरोध भी किया। और इस तरीके से उन्होंने खुले मुक्त द्वार नीति की घोषणा कर दी। और इसका अर्थ यह है कि वे सभी देश हैं चीन में व्यापार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्चित प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा। थोड़ी ना नुकुर के बाद सारे देश इस संधि को मान लिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? तो जैसा कि 1850 में फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के औद्योगिक क्रांति हो चुका था, तो ये सभी देश नए संभावित बाजारों पर कब्जा करना चाहते थे। और यह भी देखा कि उस समय चीन की जो संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो बड़ी जनसंख्या का अर्थ है बड़ा बाजार भी होता है। इसलिए सारी दुनिया का औद्योगिकृत देश चीन को अपना प्रभाव से लाना चाहते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह भी थी कि पूंजी निवेश के लिए नया क्षेत्र तलाशना, जिसमें औद्योगिकरण के पश्चात वे फायदों में यूरोप में काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी जमा हो गई, जिससे वे उपनिवेश में रेल लाइन बिछाने और खदान स्थापित करना चाहते थे, जिससे वह विकसित हो सके। विदेशी नियंत्रण का विरोध। जैसा कि यूरोपीय देश
चीन पर सीधा कब्जा न करके अपने हित के बारे में सोच रहे थे। इससे चीन का शासन अभी भी चीन के ही सम्राट के हाथों में था, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में उसका हुकूमत नहीं चल रहा था। इससे यह है कि बहुत बड़ी रकम जो हर्जाने के रूप में देनी पड़ी थी, जिसके कारण आम लोगों पर कर का भार बढ़ता गया और लगातार विदेशी शक्तियों से ही हो रही हार एवं अपमानजनक संधियों से चीन के लोग बदलाव की ज़रूरत का महसूस कर रहे थे। और इस चीन के अधिकारियों का एक महसूस यह था कि एक समूह के रूप में दिया जा सकता है। इन लोगों ने आधुनिकीकरण के लिए यह प्रयास भी किए कि उनका मानना था कि यूरोप के लोग अपनी सेना और हथियार के कारण जीत रहे थे, तो चीन ने भी आधुनिक हथियार कारखाने स्थापित किए जाएं, जिससे यह प्रयासों की वह सफलता मिल सके। और इन सभी घटनाओं से लोगों को भी निराश का भाव फैला, चूँकि चीन के शासक वर्ग विदेशियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जनता सम्राट के खिलाफ हो गई और उन्होंने 1850 से सन 1900 के बीच कई विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए चीनी सरकार ने विदेशी मदद ली और गरीब किसानों व मजदूरों ने विदेशियों को दिए गए जो विशेषाधिकार के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया, जिसे वे बॉक्सर और मुक्केबाजी के नाम से पुकारते थे। उनका यह मानना था कि खास तरह के जो शारीरिक व्यायाम से वे अजेय हो जाएं और विदेशी गोलियों के शरीर को भेद नहीं सकेगी। इस तरीके से उन्होंने सन 1900 में इस विद्रोहों ने राजधानी, जिसमें बीजिंग यूरोपीय आबादी वाले हिस्से को घेर रखा और अगस्त 1900 में वह बहुराष्ट्रीय सेना के बीजिंग पर आक्रमण करके इन विद्रोहियों को हरा दिया और व्यापक लूटपाट की और लोगों को निर्दयता से मार डाला, जिससे चीन सत्ता इस पूरे मामले में मुख्य दर्शन बनी रही, जिससे बक्सर विद्रोह की असफलता के बावजूद भी राष्ट्रवाद का एक मजबूत धारा का जन्म चीन से ही हुआ। इसका परिणाम यह था कि 1911 में जब मांचू शासन को खत्म करके चीन ने गणतंत्र स्थापित किया, लेकिन चीन की वास्तविक स्वतंत्रता सन 1949 की क्रांति के द्वारा ही मिल पाई थी।